आप देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, पूरा वीडियो जरूर देखिए। धन्यवाद। देखिए, मैंने कल आपको कार्बन और इसके यौगिकों के बारे में बताया था। कार्बन क्या है पहले तो हम ये देखेंगे। कार्बन से तात्पर्य है कि जिसे जलाने पर काले रूप में प्राप्त हो जाए, कार्बनिक पदार्थ प्राप्त हो, उन सब में कार्बनिक यौगिक पाया जाता है। जैसे कुर्सी, टेबल, किताब, दूध, लकड़ी, यहां तक कि कागज, उसके अलावा फर्नीचर वगैरह जो भी हैं, इन सब में क्या पाया जाता है? साबुन है, मार्जक है, ये जो भी चीज जल करके काली हो जाती है, काली मच छोड़ देती है, उस सब के अंदर कार्बन पाया जाता है। मैंने आपको कल बताया था, बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक की 1815 में अवधारणा थी कि केवल जीवधारी स्रोतों से ही कार्बनिक यौगिकों की प्राप्ति संभव है। इन्हें प्रयोगशाला में कृत्रिम विधियों के द्वारा नहीं बनाया जा सकता। परंतु 1828 के अंदर एक वोलर नामक वैज्ञानिक जिसने बर्जीलियस के द्वारा दिए जाने वाले जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन किया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट को दोनों को गर्म किया प्रयोगशाला में और कार्बनिक यौगिक यूरिया प्राप्त किया। और जैसे ही कार्बनिक यौगिक यूरिया प्राप्त हुआ, बर्जीलियस के द्वारा दिया गया जैव शक्ति सिद्धांत खंडित हो गया। तो देखेंगे कैसे। सन 1828 में वोलर वोलर नामक वैज्ञानिक ने बर्जीलियस के द्वारा दिए गए जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन किया। वोलर ने अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट को गर्म करके अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट को गर्म करके कार्बनिक यौगिक यूरिया प्राप्त किया तथा जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन किया। अब आपसे प्रश्न किया जाए कि जैव शक्ति सिद्धांत क्या है? जैव शक्ति सिद्धांत क्या है? तो आप जान गए होंगे कि बर्जीलियस ने 1815 में अवधारणा दी थी कि कार्बनिक यौगिकों को केवल जीवधारी स्रोतों से प्राप्त किया जा सकता है, कृत्रिम विधियों के द्वारा प्रयोगशाला में इसे नहीं बनाया जा सकता। यही सिद्धांत क्या कहलाता है? जैव शक्ति सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। परंतु वोलर नामक वैज्ञानिक ने 1828 में कृत्रिम विधियों के द्वारा प्रयोगशाला में अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट को गर्म करके और क्या प्राप्त कर लिया? कार्बनिक यौगिक यूरिया प्राप्त कर लिया। तो क्या हो गया? जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन हो गया। हम जैसे इसका एग्जाम्पल NH4 का होल ट्वाइस SO4, ये तो हो गया क्या? अमोनियम सल्फेट।
पोटेशियम साइनाइड KCNO। क्या हो गया ये? KCNO। ये क्या हो गया? पोटेशियम साइनाइड। जैसे इसको क्या किया, मैंने डेल्टा का निशान लगा दिया। इसका निशान है ये गर्म करना, इसका निशान है गर्म। इसको हमने गर्म किया, गर्म करते ही क्या हुआ, सबसे पहले K2SO4 बना। क्या बना? K2SO4 प्लस, अब शेष क्या रह गया? देखो K2 हो गया, SO4 आ गया, क्या बच गया हमारे सामने? 2NH4CnO। क्या बच गया? 2NH4CnO। यानी इनका नाम लिख देंगे हम। ये तो हो गया अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट प्लस पोटेशियम साइनाइड। क्या है? पोटेशियम साइनाइड। अमोनियम सल्फेट प्लस पोटेशियम साइनाइड क्या बन गया? पोटेशियम सल्फेट बन गया। पोटेशियम सल्फेट बन गया, प्लस में क्या बन गया? अमोनियम साइनाइड, अमोनियम साइनाइड। और इसने इसी अमोनियम साइनाइड को लिया। किसको लिया? अमोनियम साइनाइड। अमोनियम साइनाइड का सूत्र क्या है हमारे सामने? 2NH4CnO। इसे ही क्या किया? गर्म किया। तो गर्म करते ही हमारे सामने क्या बन गया? यूरिया बन गया। यूरिया का सूत्र क्या होता है? NH2CONH2। देखो 2N हो गया, क्या हो गया? NN2N हो गया। H4 कितना हो गया? H4 4 3 8 हाइड्रोजन हो रहे हैं, है ना? तो 2 हाइड्रोजन ये, 2 हाइड्रोजन ये, अगर यहीं से संतुलित करेंगे आगे बढ़ता चला जाएगा, है ना? CO हो गया, CO हो गया, CO आ गया। NH2 और NH2 ये सूत्र किसका है? यूरिया। किसका सूत्र है? यूरिया का। अगर इसे मैं यहां से इसको 2 को हटा दूं, अब देखो 2 को मैंने कर दिया, एक N और एक N, एक N और एक N, H के 4, 2 और 2 4, CO संतुलित हो गया। भाई वो 2 वहां से इसलिए लेकर के आया था कि आप कहो भाई एलिमेंट नहीं है ना, इसलिए लेकर आया। ध्यान करके मैंने इसको क्या कर दिया? संतुलित कर दिया। तो क्या प्राप्त हो गया हमारे सामने? कार्बनिक यौगिक क्या प्राप्त हो गया है? यूरिया। और इसी के साथ ही कोहलर के द्वारा जैव शक्ति जो सिद्धांत दिया गया था उसका क्या हो गया? खंडन। आगे यहां तक की बात समझना आपके? अब आगे बढ़ेंगे। अब मैं बात कर रहा हूं कार्बन परमाणु। दोबारा एक बार फिर देख लो, NH4 को SO4 2KCNO, इसके साथ इसे गर्म किया, हमारे सामने क्या बन गया? पोटेशियम सल्फेट बना और अमोनियम साइनाइड आ गया। अमोनियम साइनाइड को जैसे ही हमने क्या किया और गर्म किया तो हमारे सामने क्या प्राप्त हो गया? हमको यूरिया प्राप्त हो गया। यूरिया ये क्या है? कार्बनिक यौगिक है, जब कृत्रिम पदार्थों के द्वारा बनाया गया गया प्रयोगशाला में। जीवधारियों के द्वारा जो अब तक प्राप्त था उसके स्थान पर कृत्रिम विधि से प्रयोगशाला बन गया। सिद्धांत का क्या हो गया? खंडन हो गया। अब बात आती है हमारी किसी कार्य। हमारे चारों तरफ जितनी भी वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं लगभग सब में कार्बन पाया जाता है। सब में क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है। क्यों? क्योंकि जिस वस्तु को जलाया और जलने के बाद अगर वो पाई हुई है इसका मतलब क्या हुआ? उसमें क्या पाया जा रहा है? कार्बन पाया जाता है। कार्बन में एक विशेषता होती है। कार्बन की क्या विशेषता होती है? कार्बन की विशेषता ये होती है कि उसके अंदर श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। और कार्बन क्या करना चाहता है कि अपनी चारों संयोजकताओं को संतुष्ट करना चाहता है। चाहे उसे एकल बंध बना करके संतुष्ट करना पड़े, चाहे उसे द्विबंध बना करके संतुष्ट करना पड़े, या ट्रिपल बंध बना करके उसको क्या करना पड़े? संतुष्ट करना पड़े। तो सबसे पहले तो अपन है ना कार्बन परमाणु के बारे में लिखेंगे। तो
थोड़ा सा डिटेल डालेंगे यहाँ कि कार्बन परमाणु आवर्त सारणी में क्रमांक कितने क्रमांक पर है? क्रमांक संख्या 6 पर विद्यमान है। हो गई बात हमारे साथ कि आवर्त सारणी में कितने नंबर पर विद्यमान है? 6 नंबर पर विद्यमान। ये एक अद्भुत गुणों वाला तत्व है। कैसा तत्व है? अद्भुत गुणों वाला तत्व है। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p2 है। अब आपके सामने ये एक मिसाल आ गई, ये कैसे लिखेगा? जानते हो इस बारे में? नहीं जानते? इस बारे में देखिए कैसे। जैसे इलेक्ट्रॉन को भरने के sp-df कक्ष होते हैं, इनके क्या होते हैं? sp-df कक्ष। कहां? आवर्त सारणी में s ब्लॉक, p ब्लॉक, d ब्लॉक, f ब्लॉक, sp-ds हो गए। तो sp-df का क्या होता है जानते हो? मैं यहां थोड़ा सा इसे हट करके आऊंगा एक बार। s की क्षमता होती है 2, p की क्षमता होती है 6, d की क्षमता होती है 10 और f की क्षमता होती है 14। आप देखना आवर्त सारणी में s ब्लॉक के अंदर 2 ही तत्व होते हैं, पहला वर्ग और दूसरा वर्ग s में आता है। उसके बाद p ब्लॉक के अंदर आएगा 6 आएंगे। कहां से लेकर के? 13 से 18, 13 14 15 16 17 18 हो गए। इसमें पहला और दूसरा होता है, इसमें 13 से 18 होता है। इसके अंदर 3 से 12 होता है और इसके अंदर है 14। कौन सा? लेंथ आ गया होगा समझ में ये बात? sp-df का जाने। अब इसमें भरने का क्रम होता है कि कौन सा तत्व कहां किस उसमें जाएगा। इसके लिए इलेक्ट्रॉन की गति करने की सारणी बनाते हैं 1s, उसके बाद में 1 के बाद क्या आएगा? 2 आएगा, 2s, 2 आते ही क्या हो जाएगा? 2p आ जाएगा, 3s, 3p, 3d आ जाएगा, 3 आते d आ जाएगा, तो तीसरा d है s p d f a 2 3 समझ गए होंगे? ये s के साथ s है, 2 आते ही आ जाएगा, p आ गया, 3 आते ही आ गया, d आ गया, 4 आते ही आ जाएगा, 4s 4p 4d 4 क्या आ गया? f आ गया। आगे भी सीधा समझे जाओगे। अब एक से ज्यादा बढ़ता ही नहीं क्योंकि 4 ही था हमारे पास। हम यहाँ लिख देंगे 5s 5p 5d और 5s और आगे क्या लिखते जाओ, मतलब को भैया है ना, आपको तो इतना ही समझ रहा है। इनका जो क्रम होता है ना वो इस तरह से होता है। अब यहाँ कहीं आ जाते हैं, क्या जाता है यहाँ पर? 6 से ऐसा आ जाता है, यहाँ 6p हो जाता है, यहाँ 6 से d हो जाता है, यहाँ 6 से f हो जाता है। कहने का मेरा मतलब ये है, इससे कौन सा कट जाएगा? इससे ये कट रहा है, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, आगे बढ़ते चले जाएंगे। यहां से इलेक्ट्रॉन जाता है क्रम बढ़ जाएगा। यहां आने के बाद पुनः लौटता है, ये भरने का क्रम है। क्या करने का? इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखने का, भरने का क्रम, या भी मानो तो गति कर दो। ठीक है। अब मैंने आपको लिखा 1s2 2s2 2p, तो ये परमाणु क्रमांक होते हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? परमाणु क्रमांक होते हैं ना, उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अपन कार्बन का ले लें, कार्बन का होता है 6। कितने इलेक्ट्रॉन है उसमें? 6। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसमें प्रवेश कर रहा है? 1s में। तो 1s में प्रवेश किया। 1s की क्षमता क्या होती है? 2। तो 1s लिख दिया। 1s के बाद में एंट्री करता हुआ किसमें आएगा? 2s में आ गया। 2s की क्षमता भी क्या है? 2। 2s के बाद में किसमें गया है? 2p। 2p की क्षमता कितनी है?
6, परंतु हमारे पास इलेक्ट्रॉन कहीं करके देखेंगे है कितने, कुल 6, तो 6 में से 2 और 2 4 तो पहले ही जा चुके हैं, वहां कितने बचेंगे, 2 ही बचेंगे, है ना। इसीलिए क्या लिखा मैंने यहां 1:2:2। आगे समझ में, भली बात ही समझ में आ गया। सोडियम का लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए Na का लिख रहे हैं, Na का परमाणु क्रमांक नंबर 11, इलेक्ट्रॉन की संख्या में कितनी है, 11। इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखेंगे उसका, कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, देखो 1s2, क्योंकि सबसे पहले 1s2, फिर 2s2 हो गया, फिर 2p6, 2p6, फिर 2p6 के बाद किसमें आएगा, 3s में, और 3s की संख्या कितनी होती है, 3s2। गिन करके देखो एक बार, कहीं ज्यादा नहीं हो जाएगा, 11 ही है हमारे पास, और 11 है तो लास्ट वाले में क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो 2 और 2 4 6 10 है, यहाँ 1s 3s1, ये इसका क्या हो गया, आगे समझ में इलेक्ट्रॉन विन्यास आया समझ में आपके, इस तरह की स्थितियां चलती है। अगर ये 20 से आगे जाता है, 20 से अगर आगे जाता है तो फिर उस पर डी वाले का शामिल हो जाएंगे, क्योंकि यहां पर पी से एस आ जाएगा, फिर डी आ गया, डी में 10 तत्व एक साथ जाएंगे, है ना। फिर डी के बाद फिर वापस लौट कर आएगा, पी में आएगा, फिर किसमें आएगा, एस में आएगा, फिर इसमें चला जाएगा, यहां से इससे वापस घूम करके आएगा, 4D में आएगा, फिर 10 तत्व आएंगे, फिर 6 तत्व आएंगे, फिर 2 तत्व आएंगे। इस तरह से पूरी आवर्त सारणी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को क्या किया जाता है, लिखा जाता है। इस बात को समझाने के लिए मुझे ये बताना पड़ा है, जबकि छोटी कक्षा होगी। ठीक है, आगे होगा समझ में, मैंने 1:2:2 2p2 कैसे लिखा है जान गए। अब देखो हम जानते हैं कि आवर्त सारणी में कार्बन का प्रतीक, तीसरी बात, कार्बन का प्रतीक, सिंबल, प्रतीक माने सिंबल, पहचान क्या है, C है, और इसे C6 और ऊपर क्या लिखते हैं इसका, परमाणु, परमाणु क्रमांक क्या है, परमाणु का प्रतीक लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। इसमें एक विशिष्ट गुण पाया जाता है, श्रृंखलन का गुण। कौन सा गुण पाया जाता है कार्बन में, कार्बन में एक विशिष्ट गुण, क्या होता है, श्रृंखलन का, अर्थात ये जुड़ करके और लंबी पूरी क्या बना लेते हैं, श्रृंखला बना लेते हैं। इस साल परीक्षा में यही प्रश्न पूछा गया था कि श्रृंखलन किसे कहते हैं। पंक्ति बना लेना, श्रृंखला बना लेना, है ना। कार्बन कार्बन के मध्य में सिग्मा बंध और पाई बंध पाए जाते हैं। क्या, कार्बन सिग्मा बंध, इसको तो बोलते हैं सिग्मा, कार्बन सिग्मा तथा पाई बंध, द्विबंध भी बनाता है, ट्रिपल बंध भी बनाता है, सिग्मा और पाई बंध बनाता है, द्विबंध भी बनाता है और ट्रिपल बंध भी बनाता है। देखो सिग्मा बंध मजबूत होता है बजाय किसके, पाई बंध, ध्यान रखना, सिग्मा बंध मजबूत होता है क्योंकि ये एकल बंध है। कैसा बंध है, एकल, और पाई बंध कैसा है, द्विबंध। बजाय पाई बंध के कौन सा बंध, सिग्मा बंध कैसा होता है, मजबूत होता है। आगे क्या है बात अब, और ये कई सारे यौगिकों के साथ जुड़ करके क्या बना लेता है, श्रृंखला बना लेता है। कार्बन की संयोजकता, कार्बन की संयोजकता, संयोजकता किसे कहते हैं,
बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या करती है? संयोजकता का पहले किसी का निर्धारण करती है। कार्बन की संयोजकता कितनी है? कितनी है? कार्बन की संयोजकता 4 होती है। ये आपके सामने क्या आती जा रही है? कार्बन की विशेषता आती जा रही है। क्या आती जा रही है? कार्बन की विशेषता, है ना। तो कार्बन की क्या नाम से संयोजकता 4 होती है। ये अपनी चारों संयोजकताओं को संतुष्ट करने के लिए यह अपनी चारों संयोजकता को संतुष्ट करने के लिए एकल बंध, द्विबंध तथा त्रिबंध का निर्माण करता है। लेकिन क्या करना चाहेगा? अपनी चारों संयोजकताओं को क्या करना चाहेगा? संतुष्ट करना चाहेगा। अब मैं आपको कार्बन की संयोजकताओं को संतुष्ट करने के लिए बनने वाले बंधों का प्रकार बताता हूं, है ना। संयोजकता को संतुष्ट करने के लिए बनने वाले, देखो जैसे पूरे को हटा देता हूं मैं, एक बार ऊपर से लेकर के आएंगे ताकि देखिए जैसे तरीका इसका, संयोजकता संतुष्ट, संयोजकता संतुष्ट करने के प्रकार कौन कौन से हैं? पहला प्रकार नंबर 1, पहला है कि 4 एकल संयोजी परमाणु से, 4 एकल संयोजी परमाणु से, जैसे कौन कौन से? CH4 या CCl4 द्वारा से 4 एकल संयोजी परमाणु में क्या है? देखो CH4 सूत्र हो गया, ये तो हो गया C, और ये हो गया 1 2 3 और ये 4। ये कार्बन की क्या हो गई? चारों संयोजकता हो गई 1 2 3 4। अगर हाइड्रोजन के 4 से सहयोग कर लेता है ये, तो कार्बन की चारों संयोजकताएं क्या हो जाएंगी? संतुष्ट हो जाएंगे। जैसे एक हाइड्रोजन यहां लग गया, एक हाइड्रोजन यहां लग गया, एक हाइड्रोजन ये लग गया, एक हाइड्रोजन लग गया। हाइड्रोजन के बाह्य कोश में एक होता है, ये डाल दिया हमने, और ये कार्बन के चारों हो गए बाह्य कोश में थे। इन्होंने इससे एकल बंध बनाया, एकल संयोजी किया, एकल संयोजी, एकल संयोजी। आपके सामने स्पष्ट रूप से आ गया होगा कि किस तरह से मेथेन, CH4 किसका सूत्र है? मेथेन का सूत्र है। हो गई संयोजकता चारों। अब गिन करके देखो, कार्बन अपनी संतुलित बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन कर लिए नीचे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गए। इस तरह से इसमें क्या है? ये मेथेन इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। यहां लिख देता हूं मैं CH4 मेथेन। क्या नाम है इसका? मेथेन की इलेक्ट्रॉन अणु संरचना। बिंदु संरचना ये किसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आ गई आपके सामने? मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन रखे इसने, एकल संयोजी द्वारा हो गया। CCl4 का देखो, ये तो हुए जैसे कार्बन, और ये कार्बन की चारों संयोजकताएं। क्लोरीन के बाह्य कोश में कितना होता है? 7। उसको कितनी चाहिए? एक चाहिए। एक के लिए क्या करेगा वो? क्लोरीन से जुड़ जाएगा कार्बन, और CCl4 बन गया। क्या बन गया? CCl4। ये क्लोरीन जुड़ गया, एक क्लोरीन ये जुड़ गया, एक क्लोरीन ये जुड़ गया, और एक क्लोरीन ये जुड़ गया। इस तरह से जुड़ करके इसको एक चाहिए थे, इसने कार्बन के
क्योंकि इसके बायतम कोष में सब में क्या थे, 7 मौजूद थे। एक ले लिया, एक ले लिया, क्लोरीन के पास कितना हो गया, बायतम कोष है 2 8 हो गया, 2 8 होते क्लोरीन संतुष्ट हो गया और कार्बन की भी क्या हो गई, संतुष्टि हो गई, क्योंकि क्लोरीन से इसने क्या कर लिया, एकल संयोजी द्वारा जुड़ गया है। इस तरह से ये कहलाएगा आपका क्या बनना, 4 एकल संयोजी परमाणुओं के द्वारा क्या किसका निर्माण होना, कार्बन की चारों संयोजकताओं का संतुष्ट होना। एक तरीका तो हो गया एकल बंध बनाना। अब मैं आपको बनाता हूं नंबर दूसरा पॉइंट, संयोजकता को संतुष्ट करने के प्रकार में पॉइंट नंबर 2। ये आपके बड़ी बात समझ में आ गया होगा। देखिए हाइड्रोजन, इस कार्बन से 4 संयुक्ता हो गई, चारों संयुक्ताओं को संतुष्ट करने के लिए 4 हाइड्रोजन से उसने क्या कर दिया है, संयोग कर लिया है। मीथेन का सूत्र होता है CH4। उसी तरह CCl4 में आप देख रहे होंगे कार्बन एक है, कार्बन की 4 संयुक्ताएं हैं, इन चारों संयुक्ताओं को संतुष्ट होने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्लोरीन के साथ संयोग करना पड़ेगा, क्योंकि क्लोरीन हम जानते हैं बायतम कोष में 2 8 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक की आवश्यकता होती है जो कार्बन से लेकर के और कार्बन को क्या कर रहे हो, उसकी चारों संयुक्ताओं को संतुष्टि प्रदान कर रहे हैं। जैसे यहाँ कार्बन हाइड्रोजन लेकर के संतुष्टि प्रदान कर रहा था और तो यहाँ क्लोरीन क्या कर रहा है, लेकर के संतुष्टि प्रदान कर रहा है। इसी के साथ ही इसका नेक्स्ट जो है वो आपको मैं बता देता हूं। नेक्स्ट में 4 एकल संयोजी हो गए। 4 एकल संयोजी के स्थान पर हमारा पॉइंट आ गया है दूसरा, इसी का इसका दूसरा पॉइंट है हमारा, जिसमें 2 एकल और 1 द्विसंयोजी हुआ, 2 एकल तथा 1 द्विसंयोजी द्वारा। जैसे 2 तो एकल बंध हो और 1 ऐसा हो, 1 द्विबंध हो, जिसके द्वारा जैसे अपन ले लेते हैं, ये तो हो गया कार्बन, ये डबल बंध, ये ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के 2 क्यों लगाए हैं, ऑक्सीजन के 2 लगाए हैं कि आपको पता होगा ऑक्सीजन के बायतम कोष में 6 होते हैं, इसको कितने चाहिए, 2 चाहिए, तो 2 किससे ले लेगा वो, कार्बन से। और ये एकल बंध जुड़ गए, या तो चाहो तो आप ऐसे जोड़ दो, चाहो आप ऐसे जोड़ दो, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बायतम कोष में कितने हो गए, ये तो हो गया संतुष्ट कौन सी चीज, ऑक्सीजन थी, ऑक्सीजन के 2 4 और 2 6 और ये 2 8, क्योंकि 6 तो ऑक्सीजन के पास खुद के ही थे, 2 इससे ले लिए। इसी प्रकार कार्बन के 1 2 3 4 हो गए, चारों ने किससे, एक हाइड्रोजन से सहयोग कर लिया, ये तो हाइड्रोजन का सहयोग हो गया, ये इसका सहयोग हो गया, ऑक्सीजन। तो यहां आपके सामने क्या बन गया, फॉर्मेल्डिहाइड बन गया है। इसको क्या कहते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड। ये फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड ने 2 एकल बनाए, ये दोनों एकल हैं, और 1 द्वि है, द्विसंयोजी के द्वारा कार्बन अपनी चारों संयोजकताओं को क्या कर रहा है, संतुष्टि प्रदान कर रहा है। और इसी पॉइंट का तीसरा पॉइंट है, ये दूसरा था, ये तीसरा है, फॉर्मेल्डिहाइड हो गया। फॉर्मेल्डिहाइड के दूसरे में आप ले लीजिए कि 1 एकल संयोजी और 1 त्रिसंयोजी के द्वारा, 1 एकल संयोजी तथा 1 त्रिसंयोजी द्वारा, यानी 1 तो एकल बंध हो और 1 ऐसा हो त्रिया बंध हो। कार्बन की चारों संयुक्ताएं कैसी हो गई है, संतुष्ट हो गई है, जिसको हम बोलते हैं जैसे हाइड्रोजन साइनाइड में लेते हैं। किसमें लेते हैं हम, हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड का सूत्र हो गया H सिंगल बंध C ट्रिपल बंध N। ये सूत्र होता है। संतुष्टि अपने आप आपको दिखाई दे रही होगी। ये तो कार्बन हो गया, कार्बन से ये बायतम कोष में कार्बन के कितने हो गए, 4 हो गए, 1 2 3 और 4। ये इससे तो एकल बंध हो गया, तो कौन सी चीज जुड़ गई है, हाइड्रोजन जुड़ गई है। और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के जानते हो क्या होता है, नाइट्रोजन के बायतम कोष में परमाणु क्रमांक संख्या कितनी होती है नाइट्रोजन की, 7, बायतम कोष में 5, तो 5 के लिए ये तो रह गए 2 और ये तीनों ने क्या कर दिया, इससे संतुष्ट कर दिया। तो 5 और 3 8, इससे नाइट्रोजन भी क्या हो गया है, संतुष्ट हो गया है। और कार्बन के 3 और 3 6 2 8, कार्बन भी क्या हो गया, संतुष्ट हो गया। और हाइड्रोजन भी संतुष्ट हो गया। हाइड्रोजन में कितने चाहिए, तो H2 होता है, या संयोग कर लियो, ये संतुष्ट। कार्बन
3 और 3 6 2 8 कार्बन संतुष्ट, नाइट्रोजन के 5 और 3 नाइट्रोजन, तीनों संतुष्ट हो गए। इसलिए ये कहलाता है एक एकल संयोजी तथा एक त्रिसंयोजी के द्वारा क्या होना, संतुष्टि प्रदान करना। और इसी का चौथा पॉइंट, इसी का चौथा पॉइंट में क्या है, इसी का चौथा पॉइंट में है कि दो द्विआबंध संयोजन द्वारा, दो द्विआबंध संयोजन में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन की 4 हो गई तो कार्बन हो गया, तो कार्बन की 2 द्विआबंध 1 और 1 2। हम जानते हैं कि ऑक्सीजन के वायु कोष में कितने 6, कितने चाहिए उसको 2 चाहिए थे ऑक्सीजन, तो यहाँ लगी किसके 2 तो हो गए और उसके पास पहले से कितने थे 6 मौजूद थे। इसी तरह कार्बन के वायु कोष में कितने हैं 4, एक ऑक्सीजन यहाँ लग गई, ऑक्सीजन के ये संतुष्ट हो गए और ये पहले से इसके पास 6 हो गया। तो इससे ये संतुष्ट होगा तो 6 तो ये 2 ये 8, ये संतुष्ट होगा तो 2 ये और 2 ये हो गए, और इससे संतुष्ट होगा 3। आ गया होगा समझ में मेरे हिसाब से हमें, है ना। तो कार्बन के कितने तरीके बता दिए मैंने आपको, 4 पॉइंट बता दिए हैं। अभी इसमें 4 पॉइंट और भी है, ठीक है, उसको मैं आपको कल बताऊंगा।